नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जिन 3 राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से झारखंड भी है। और झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। बाहर के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि झारखंड इज मिनरल रिच स्टेट, यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। इस लिहाज से झारखंड की चर्चा दिल्ली मीडिया में उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसकी वजह चाहे कुछ भी हो सकती है, ट्राइबल स्टेट होना हो सकता है, और ये बातें झारखंड के लोगों को बहुत सालती है कि हमारी चर्चा दिल्ली का मीडिया क्यों नहीं करता। अगर आप साइज की तुलना करें तो 17 सीट तेलंगाना की है। तेलंगाना पे कितनी चर्चा हुई? 14 सीट झारखंड की है। 14 सीट पे चर्चा हुई क्या? अगले 3 महीने के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, और चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इन सब के विधानसभा चुनाव से ज्यादा इंटरेस्टिंग झारखंड का विधानसभा चुनाव है। लेकिन दिल्ली मीडिया में इसकी चर्चा है क्या? आज से हम तीनों राज्यों के बारे में एक एक दिन बताते जाएंगे विधानसभा चुनाव खत्म होने तक। और आज चर्चा झारखंड की। झारखंड में सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी ही चेहरा होंगे। इस बात को शिवराज सिंह चौहान, जो कि चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और दूसरे मोर्चे की अगुवाई करेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 6 महीने बाद जेल से रिहा होकर वापस आए हैं। उन्हें जमानत मिली है। सेना की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप था उन पर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती कि एक तरफ हेमंत सोरेन और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी। कहानी यहां से शुरू होती है। और दोनों तरफ के की प्लेयर्स कौन हैं, मुद्दे क्या हैं और चिंता का विषय क्या है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी को शिवराज सिंह चौहान ने बता तो दिया कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुट अपना नेता मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। झारखंड भाजपा में रघुवर गुट, अर्जुन मुंडा गुट, कुछ सांसदों का गुट, कुछ बाबूलाल का गुट, एक रांची गुट भी है। इन सारे गुटों को एक साथ साधना बाबूलाल मरांडी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। झारखंड की लोकल मीडिया में एक चर्चा है, और जब मैं रांची गुट की बात करता हूं तो कहा जाता है कि रांची गुट की अगुवाई जो संगठन मंत्री हैं करमवीर सिंह, वो कर रहे हैं आजकल। अब लोकल मीडिया में चर्चा है किसी अंगूठी की, किसी थार की, किसी शादी के रिसेप्शन की, पार्टी की, बहुत तरह की बातों की चर्चा है। हम बिना तथ्यों के उन चर्चाओं पर नहीं जाते हैं, लेकिन स्थानीय मीडिया चूंकि उठा रहा है इसलिए हमने बता दिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि झारखंड के संगठन मंत्री की छवि भ्रष्ट संगठन मंत्री की बनती जा रही है। और ये मैं नहीं, झारखंड की स्थानीय मीडिया कहती है एक भ्रष्ट संगठन मंत्री है। क्या उस पर कभी कार्रवाई होगी? दूसरी बात, ये जो तमाम अलग अलग गुट बने हैं, क्या वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एकजुट होंगे? और तीसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्टतम सरकार अगर कोई थी तो हेमंत सोरेन की सरकार थी। नियुक्तियां नहीं हुई है। बेरोजगारी का आलम यह है कि भारत भर में तीसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी दर झारखंड में है। एक भी परीक्षा नहीं अच्छे से हुई, पेपर लीक, ये सब यहां आम बात है। तीसरी बात है खननों का अवैध उत्खनन, जो बोलते हैं, जो कि खनिज संपदा का अवैध उत्खनन। बालू हो गया, पत्थर हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, खुला खेल फर्रुखाबादी, हर कोई लूट खसोट सकता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि थाने वसूली के अड्डे हैं। जो सीओ ऑफिस है, जो कि जमीन के रजिस्ट्री म्यूटेशन वगैरह से जुड़ा हुआ है, वहां हर काम के लिए पैसा लगता है। हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान वसूली गैंग के लिए लायक तैयार है। ये सब लोगों के आरोप है। इतनी सारी पीड़ाएं हैं, ये मुद्दे हैं। अब आते हैं हेमंत सोरेन की तरफ से, उनके पक्ष में क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन और कांग्रेस, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, दोनों को लगता है कि वो अपर हैंड है भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी के कारण, आदिवासियों में पनपे सहानुभूति के कारण,
और सामाजिक समीकरण के कारण हमारी जीत निश्चित है अगले विधानसभा चुनाव में। और सामाजिक समीकरण सबसे पहले बात करते हैं वो ऐसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि इस राज्य के 22% जो आदिवासी हैं और 15% मुसलमान हैं वो एकजुट होकर वोट करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए। तो 22 से 15 हो गए, 32 से 5 37%। तो जो 37% हमारे पास एकजुट है तो 5-10% हम इधर उधर से बटोर लेंगे। और अगर लड़ाई त्रिकोणीय हुई, जैसे कुछ छोटे दल हैं जो तीसरा कोण बनाने की जुगत में, अगर उन्होंने 5-7-10% वोट काट भी लिया अपनी तरफ से तो हमारी राह आसान हो जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा सीटों पर हम आगे थे। मान लिया कि लोकसभा चुनाव के कारण 10% वोट मोदी के रूप में ऐड होता है, हमारे पास आज भी खराब से खराब हालत में भी 42 से 43% वोट है। अगर हम उसे 5 से 7% बढ़ा सके, यानी 42 से 47% कर सके, तो हम एक्सेल कर जाएंगे। हमें 5% सिर्फ बढ़ाना है अपना वोट। और अगले 3 महीनों में वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अब तक कंफ्यूजन था। एक तो स्पष्ट नेतृत्व, सही मुद्दे की परख, एकजुटता और मिशन मोड में काम करना, ग्रामीण झारखंड के साथ कांटेक्ट, इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा चल रही है। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह इस बार बहुत पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा करने वाली है। हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आएगी और पहली लिस्ट में ट्राइबल बहुल इलाकों को फोकस में रखा गया है। चर्चा तो यह भी है कि बाबूलाल मरांडी किसी आदिवासी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विरोधी गुट हैं और विपक्ष जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस है, दोनों का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी ट्राइबल सीट से जीतकर नहीं आते, वो जनरल सीट से लड़ते हैं। तो जो मार्क किया गया है उसके अनुसार रांची से सटा हुआ एक खिजरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ सकते हैं। अर्जुन मुंडा को पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो श्योर नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस तरह तमाम आदिवासी विधायक, समीर उरांव हो गए, नीलकंठ सिंह मुंडा हो गए, कोचे मुंडा हो गए, लुइस मरांडी हो गई, सुनील सोरेन हो गए, इन सबको इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और सारे हैवी वेट आदिवासी नेता अगर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़े और अगर ट्राइबल सीटों पर लड़े, एसटी रिजर्व सीटों पर लड़े, तो क्या उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। इंतजार करिए, अगले 3 महीने झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम और दिलचस्प है। नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार। ऐसे वही बोलेंगे जो बंगाल में इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली छोड़ के कभी होता नहीं है। बंगाल का एक ट्रेडिशन बन गया, जो राज्यपाल को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया, राष्ट्रपति को नहीं मानेंगे, बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये जो कल्याण ने उठाया, मेरा वरिष्ठ लीडर है, वरिष्ठ नेता था, तो कल्याण ने जब इलेक्शन कमीशन इतना घटिया काम किया। लेकिन सुनिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा तो इलेक्शन कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं होता है, कोई भी म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ यही होता है सर, वहां पे विरोधी पक्ष को, ये जो बोलते हैं विरोधी पक्ष को 200 आदमी से ज्यादा हमारा बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिया है। इन लोग 200 का कार्यकर्ता मार दिया है सर। ये कैसे बोलती है सर, 200 कार्यकर्ता को हम लोग का मार दिया सर। वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है विरोधी पक्ष का, विरोधी पक्ष का किसी का भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है, लेकिन बंगाल पे कोई मीटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पीएम दूसरा एमपी को बुलाता है, वहाँ पे हमको तो बोलने के लिए मौका भी नहीं देगा, क्योंकि सबसे डर है ही कोई सीएम पश्चिम बंगाल में, कोई भी सीएम हम लोग विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को कभी मीटिंग में बुलाता नहीं है। अरे लोग बोलती है जो यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ये लोग कभी पीएम तो बोलती है, यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है ये सर, हमारा ये इलेक्शन के बाद अभी भी हमारा बीजेपी युवा मोर्चाकर्ता को मार दिया गया। अभी कोच बिहार में एक महिला को नांगा रास्ते में झुलाया ये लोग, ये तृणमूल वाले, ये लोग बात कर दिया है, कोच बिहार में हुआ है। आज चोपड़ा में आज
वहां पे तृणमूल के एमएलए बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में महिला को रास्ते में पिटाई देना जाते हैं, रास्ते में पिटाई होती है बंगाल में, महिला को रास्ते में पिटाई होती है। अरे ये लोग महिला की बात करती है, ये लोग महिला की बात करती है। चोपड़ा में हुए ये स्टार्ट है